आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और आज से आप सबका इंग्लिश ग्रामर शुरू हो रहा है। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा विषय है जो क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 तक का एकदम सेम होता है, बस इसमें क्लास के हिसाब से नई नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर हम लोग एकदम से बेसिक से शुरू करेंगे, ABCD से शुरू करेंगे और जितना भी इंग्लिश ग्रामर है 12th लेवल तक का पूरे सभी बातों को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश का जो शुरुआत है, जो बेस है, वो है लेटर। ABCD ये अक्षर कहलाते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको लेटर कहते हैं। और एक जिस झोले में इनको रखा जाता है एक साथ, ये से लेकर के जेड तक के अक्षरों को, उसको कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में छोटा से ज्ञा तक के 49 अक्षर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में ये से जेड तक के 26 अक्षर हैं। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसमें आप लिखेंगे देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक, ABCD ... नोट कर दें कि कर लेंगे? चलिए कर देते हैं। देयर आर 26, राइटिंग आपको समझना है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD ये सब स्मॉल लेटर का ABCD लिखा हुआ है। और इसमें 3 विधियों से लिखने का तरीका है। एक तो कैपिटल लेटर है ABCD तक। अच्छा, इस तरह से एहसास हो रहा होगा जैसे आप LKG में पहुंच गए हैं, डिमोशन हो गया है प्रमोशन के बजाय, है ना, ABCD पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन समझो बात को। तो ये जो है कैपिटल लेटर, ये है स्मॉल लेटर। ये स्मॉल लेटर प्रिंटिंग का स्मॉल लेटर है, राइटिंग का भी स्मॉल लेटर होता है। ये BCD, ठीक है जी, ये राइटिंग का स्मॉल लेटर है, ये प्रिंटिंग का स्मॉल लेटर है, और ये कैपिटल लेटर। 3 विधि से। हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है कि कैपिटल का छोटा आ और स्मॉल लेटर का छोटा आ, ऐसा नहीं होता है। कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर का ऐसा नहीं होता उसमें। हिंदी में का और आधा का इस तरीके से होता है। इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। हिंदी में 49 अक्षर होते हैं, इसमें मात्र 26 अक्षर। हिंदी के वर्णमाला में स्वर 13 हैं। स्वर जिसको अंग्रेजी में ओवेल कहते हैं, ओवेल की संख्या 13 है। और अंग्रेजी में जो ओवेल हैं, ओवेल मीन्स स्वर, ये अंग्रेजी में स्वर 5 होते हैं। ठीक जी, ये EIOU। ओवेल का काम होता है मात्रा बनाना। ओवेल में स्वर का काम मात्रा बनाना होता है, चाहे हिंदी का हो और चाहे अंग्रेजी का हो। और बाकी जो बचे, बाकी कितने बचे? गणित के आप सब विद्यार्थी हैं, इतना तो पता ही होगा। 26 में से 5 ओवेल हो गए, तो बाकी कितने बचे? 21 बचे सर। हाँ, बाकी के जो 21 हैं, BCDFGH, ये सब बाकी के 21 कंसोनेंट में आते हैं। अब इसको इतना काम कर लेना जी। ठीक, स्वर और व्यंजन, ये हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट का बात। अब इसके बाद आता है वर्ड। अच्छा सुनो, अंग्रेजी बहुत विचित्र भी है, इसका कोई भी चीज़ निर्धारित नहीं है। अब देखो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, BUT को कहा जाएगा बट, और PUT को पट नहीं कहते जी, इसको पुट कहते हैं। अब इसको तो बुट कहना चाहिए, तो बुट भी नहीं कहते। ये अंग्रेजी की कमी है। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि इस नियम के तहत इसको ये कहा जाता है, कोई नियम नहीं है। बस जो चलता आ रहा है वही चीज़ चल रहा है। ठीक, इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। प्रोनाउंसिएशन में भी यही होता है, उच्चारण में भी अंग्रेजी के यही होता है। अब जैसे आपको ड्यूटी लिखना हुआ, ड्यूटी, तो उसमें आप लिखेंगे DUTY, ड्यूटी। और अगर आपको ब्यूटी लिखना हुआ, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य और ब्यूटी मीन्स सुंदरता, ब्यूटी अगर आपको लिखना हुआ तो ये BEAUTY। जैसे भैया इसको ड्यूटी कहते हैं, ऐसे इसको ब्यूटी BUTY क्यों नहीं बोले? तो ये थोड़ा सा ये विचित्र है। हिंदी में कुल मिला के 49 अक्षर, इसमें मात्र 26 अक्षर, तो लिखने में भी समस्या हो जाता है। जैसे आपको लिखना है पढ़ना,
अंग्रेजी में लिख देना है इसको, मात्र रीड नहीं लिखना है, ना स्टडी लिखना है, आपको बस ऐसे डायरेक्ट लिख देना है पढ़ना। तो पढ़ना को आप इस तरह से लिख देते हैं PADHNA। और एक और तरीका है PARHNA, दोनों विधियों से लिखा जा सकता है। ठीक है, इतने बात को आप नोट कर लीजिए और याद तो होगा ही। चलिए पहुंच जाते हैं हम लोग वर्ड पर। चलिए समझते हैं वर्ड। वर्ड मीन्स होता है शब्द। हिंदी में कहते हैं अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। अक्षर के मेल को शब्द कहते हैं। मिलाने के लिए कम से कम 2 की आवश्यकता होती है। तो 2 अक्षर अगर मिल गए तो वो बन गया शब्द। जैसे आ और बा, अब, तो अब शब्द हो गया। अगर छोटा आ और बा दोनों दूर दूर लिखे हैं तो ये दोनों क्या हैं? अक्षर हैं या लेटर हैं। अंग्रेजी में अगर ये और बी, एच और ई, मान लिया दूर दूर ऐसे लिखा है एच और ई, तो ये दोनों लेटर लिखे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। लेकिन अगर इन दोनों को हमने मिला दिया, 2 लेटर्स को मिला दिया, तो ये एक वर्ड बन गया। इसको कहेंगे ही मीन्स वह। ठीक है, चलिए वर्ड का डिफिनेशन लिख लीजिए। वर्ड इज मेड अप बाई 2 or more लेटर्स। शब्द 2 या 2 से अधिक अक्षरों के द्वारा मिलकर के बने होते हैं। डेफिनेशन लिखवा दें, लिख दीजिए। टू आर मोर लेटर्स। इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, लिस्ट। लिस्ट कम से कम 2 या अधिक। लिस्ट इसमें बढ़ा लीजिएगा जी, LEAST। ठीक, इसमें लिस्ट बढ़ा लेना। नहीं भी बढ़ाते हो तो कोई बात नहीं, कोई डिफिनीशन आपका गलत नहीं होगा। लेटर्स एज या एग्जाम्पल, एच और ई मिला देने से बन गया ही। SHE मिला देने से या THEY मिला देने से बन गया दे। R और ये और M मिला देने से बन गया राम। तो ये सब वर्ड है। ठीक, वर्ड के बाद में नंबर आता है सेंटेंस। सेंटेंस हाई स्कूल का जो ग्रामर है यहीं से शुरू होता है, सेंटेंस से। ठीक है, अब नंबर आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह, जैसे ये शब्द लिखे ना, 3 शब्द लिखे हैं, ही, दे, राम, ये 3 शब्द लिखे हैं। अगर हम इनको एक साथ लिख दें, एक समूह बना दें, तो जिनसे अर्थ निकलता हो। ऐसा नहीं कि ऐसा समूह बना दें जिनसे कोई अर्थ ना निकले। अर्थ अगर नहीं निकल रहा है तब भी वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो शब्दों का ऐसा समूह जिनसे कोई अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। हैविंग ए कंप्लीट सेंस। जिनका कुछ अर्थ हो, कॉल्ड सेंटेंस। एक डिफिनेशन इसका और कहते हैं द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स व्हिच गिव अस फुल मीनिंग कॉल्ड सेंटेंस। या इस तरह से भी इसको आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं। मिला के आपको यही लिखना है कि शब्दों का ऐसा समूह जिनसे अर्थ निकलता हो वही वाक्य है। तो जैसे हमने 4 शब्द ले लिया, राम गोज टू स्कूल। अब इसमें 4 शब्द लिखे हैं, 4 वर्ड्स हैं, राम, गोज, टू एंड स्कूल। ये 4 वर्ड्स मिल करके एक पूरा सेंटेंस बना देंगे। अगर हमने इनको एक साथ लिख लिया, एक जगह पर लिख लिया बिना कामा लगाए, कामा लगा देने से तो अलग अलग हो जाएंगे, तब ये 4 वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक, एक साथ अगर लिख दिए तो ये पूरा सेंटेंस कहलाएगा। ही इज ए डॉक्टर। ठीक, ऐसे ही असंख्य वाक्य हैं जिन्हें आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको वाक्य का अंग्रेजी बनाना नहीं आता है तो अभी आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, आगे वही मिलना है। पूरा ग्रामर आपको 1st से लेकर के 12th का पूरा ग्रामर हम सभी को पढ़ना है। ठीक है,
चलिए सेंटेंस का भी डेफिनेशन लिख लीजिए। इसके बाद में हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, इस नोट कर लीजिए सेंटेंस का भी डेफिनेशन और एग्जांपल एक ठो और नोट कर लीजिए। ही गेव मी ये पेन, PEN पेन, ये F लिखा है, LETTERS लेटर्स। ठीक, हाँ, तो चलिए अब जानते हैं सेंटेंस जान लिए। अब इसके बाद में जानते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसे कहते हैं हिंदी में कर्ता, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, विधेय। जैसे कोई सेंटेंस ले लेते हैं, कोई भी सेंटेंस, यू आर ए गुड मैन। मैन नहीं सर, अभी तो हम लोग बॉय हैं। हाँ बिल्कुल सही है जी, बॉय भी नहीं हो बेटा, स्टूडेंट हो। अरे मतलब बॉय हो या गर्ल हो, कुल मिला के हो स्टूडेंट। अभी ये बॉय और गर्ल और स्टूडेंट इन सबको भी पढ़ना है। यू आर ए गुड बॉय, जैसे एक सेंटेंस हो गया अपना, तुम एक अच्छे लड़के हो। ये वाक्य है। क्यों वाक्य है? क्योंकि इसका एक अर्थ निकलता। देखें तो तुम एक अच्छे लड़के हो, किसके बारे में बात हो रहा है? तुम के बारे में। जिसके बारे में बात हो रहा है वह होता है सब्जेक्ट। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वही है कर्ता, काम को करने वाला। और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो है प्रेडिकेट। इसमें काम को करने वाला कौन है? यू। तो ये हो गया सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात हो रहा है ना वही है सब्जेक्ट, और इसके बारे में जो भी बात हो रहा है यहां से यहां तक, ये पूरा पार्ट है प्रेडिकेट। ठीक है जी, जिसके बारे में बात किया जाए वो सब्जेक्ट, बाकी सब जो भी बात किया गया है वो सारी बातें प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट में भी फिर तीन प्रकार से हो जाएगा। जैसे लिखा है कि ये यंग मैन एक्सरसाइज डेली। एक युवा आदमी प्रतिदिन व्यायाम करता है। ठीक, तो इसमें देखो सब्जेक्ट में क्या है, किसके बारे में बात हो रहा है? एक युवा आदमी के बारे में। एक युवा आदमी, ये तीनों चीजें सब्जेक्ट में है। सब्जेक्ट ये यंग मैन है। तीन बातें हैं, तो ये सब्जेक्ट के तीन भाग कहलाते हैं। एक तो होता है क्वालिफायर, पहले डिटरमाइनर। क्या हो रहा है जी? हाँ, डिटरमाइनर, फिर होता है क्वालिफायर, और इसको कहते हैं मेन वर्ड या हेड वर्ड। मेन वर्ड या इसको हेड वर्ड भी कहते हैं। दोनों में से चाहे जो भी नाम आपको अच्छा लग रहा हो, मेन वर्ड कहिए चाहे हेड वर्ड कहिए, दोनों बातें एक हैं। अगर सब्जेक्ट में तीन शब्द हैं तो उसमें एक है डिटरमाइनर, दूसरा है क्वालिफायर और तीसरा मेन वर्ड है। अगर सब्जेक्ट में दो शब्द हैं, सब्जेक्ट में दो शब्द हैं, जैसे माई ब्रदर लिखा है तो इसमें माई हो गया और ब्रदर हो गया। माई क्वालिफायर कहलाएगा और ब्रदर मेन वर्ड कहलाएगा या हेड वर्ड कहलाएगा। अगर तीन है तो आगे वाला जो है वो डिटरमाइनर, उसके बगल वाला क्वालिफायर और फिर मेन वर्ड। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अगर तीन है सब्जेक्ट में, तीन शब्द हैं तो इस तरह से आप कर लेंगे। अगर दो ही है तो उसमें एक क्वालिफायर रहेगा, दूसरा रहेगा मेन वर्ड। अगर एक ही लिखा है तो वही सब्जेक्ट या मेन वर्ड कह सकते हैं आप, या सब्जेक्ट कह दीजिए। इसी प्रकार से प्रेडिकेट के भी भाग होते हैं। प्रेडिकेट के भी दो भाग होते हैं। ठीक जी,
चलिए इतना नोट कर लीजिए, बोर्ड पर जगह नहीं बचा है। चलिए अब जानते हैं प्रेडिकेट के बारे में। आपने जाना है कि वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात हो रहा है वो सब्जेक्ट होता है, ये आगे ही लिखा होता है, पहले ही मिल जाते हैं लोग, ठीक, अधिकतर। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सब प्रेडिकेट कहलाते हैं। सब्जेक्ट को भी फिर उसमें तीन भाग हो गए, डिटरमाइनर, क्वालिफायर और मेन वर्ड। प्रेडिकेट में भी तीन भाग होते हैं। एक तो होता है, प्रेडिकेट के तीन भाग जान लीजिए। एक होता है वर्ब, सब्जेक्ट के बगल में ही मिल जाता है अधिकतर ये वर्ब, ठीक, इसको क्रिया भी कहते हैं। अगर क्रिया के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें वर्ब के ऊपर बहुत काम करना रहेगा। प्रेडिकेट में वर्ब, और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम वर्ब के साथ व्हाट लगा दें, जैसे राम इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, राम एक सेब खा रहा है, तो ये राम तो हो गया आपका सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब में है, और ईटिंग वर्ब है, आपका मेन वर्ब है। और वर्ब के साथ में अगर आपने व्हाट लगा दिया, जैसे ईटिंग मीन्स हो गया खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या अगर आपने लगा दिया तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर है आपके सेंटेंस में तो उसके लिए आपको लगाना रहेगा किसके लिए, फॉर हुम या टू हुम, किसके लिए या किसको, ठीक है। तो फॉर हुम या टू हुम सोच करके वर्ब के साथ हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी पता लगा सकते हैं। जैसे माई सिस्टर गेव मी ये पेन, तो गेव तो हो गया वर्ब, पेन ऑब्जेक्ट है, और क्या है जी, मी, मुझे, ठीक है। क्या दिया, अगर हम बात करें व्हाट लगा दें वर्ब के साथ में तो हमको मिल जाएगा क्या, अगर हम सोचेंगे क्या दिया तो मिल जाएगा पेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हो गया पेन। और किसको दिया तो उसमें लिखा हुआ है मी, मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक। माई सिस्टर गेव मी ए पेन, गेव मी ये पेन। माई और सिस्टर, अब अभी आपने जाना था सब्जेक्ट के पार्ट्स, तो ये हो गया क्वालिफायर और ये हेडवर्ड, ठीक। ये हो गया वर्ब, वर्ब के साथ में अगर हमने क्या लगा दिया, गेव मीन्स दिया, क्या दिया तो पेन मिल जाएगा आपको, पेन हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमने फॉर होम लगा दिया या टू होम लगा दिया, यानी कि किसको दिया, तो मिल जाएगा आपको मी, मी कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।